हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आरबीआई सीरीज की ये हमारी थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ एटसेट्रा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक जिसका की नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है या फिर आरबीआई इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज क्यों करती है। आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज इसलिए करती है ताकि इकोनॉमी में एक बैलेंस बना रहे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज न हो, और यदि सिचुएशन अराइज हो तो उसे कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है, उससे हम निजात कैसे पा सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आरबीआई यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और इकोनॉमी को बैलेंस्ड रखने में, ताकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो सके मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। हम एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जानने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, थर्ड वन इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, फोर्थ वन इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, शॉर्ट में हम इसे एमएसएफ भी बोलते हैं, फिफ्थ वन इज अ कॉरिडोर, सिक्स्थ वन इज अबाउट द बैंक रेट, सेवेंथ वन इज कैश रिजर्व रेशियो, eighth one is a statutory liquidity ratio, ninth one is open market operations and 10th one is market stabilization scheme. Okay, तो ये तो शॉर्ट रिकैप थी, लेकिन अब हम इसे डिटेल में जानेंगे नोट्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रेपो रेट। तो पहले हम इसे रीड आउट करेंगे। It is the fixed rate of interest at which the RBI provides liquidity to banks against the collateral of the government securities and other approved securities. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी के अगेंस्ट और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। ओके, तो रेपो रेट यूजुअली अनाउंस की जाती है आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है बैंक्स को लिक्विडिटी देने में। ओके, ये बैंक को लोन देती हैं ताकि बैंक के पास लिक्विडिटी आए, यानी कि लिक्विडिटी इन द सेंस लोन और कैश, ताकि बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल हो और इसे फर्दर लोन के तौर पे दे सके। रेपो रेट अगर गवर्नमेंट आरबीआई को कहेगी कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी की बहुत कमी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई को बोलेगी कि आप रेपो रेट घटा दीजिए ताकि शॉर्टर रेट पे और फिर शॉर्टर टर्म ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स के पास लोन्स अवेलेबल हों और वो फर्दर पब्लिक को दे सकें। ओके, और गवर्नमेंट को लगे कि नहीं, इकोनॉमी में मनी क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, सरप्लस कैश इकोनॉमी में बहुत है, तो वो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज कर देगी। ओके, एंड नाउ सेकंड वन इज रिवर्स रेपो रेट. It is the fixed interest rate at which the RBI absorbs the liquidity, that is, it take the loans from the commercial bank against the collateral of the government securities and other approved securities. जैसा कि हमने पहले पॉइंट में कहा कि रेपो रेट ऐसा रेट है जिससे आरबीआई लोन देती है बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को, और रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट है जिससे आरबीआई लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक से ताकि उनके पास जो एक्सेस कैश है वो एब्जॉर्ब हो सके और कैश बैलेंस इकोनॉमी में मेंटेन हो सके। ओके, ये रिवर्स रेपो रेट तभी एक्चुअल प्रैक्टिस में आएगा जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है और इसे एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, तो रेपो रेट क्या किया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। And now third one is about liquidity adjustment fund. इसे चलिए हम पहले रीड आउट करते हैं। The LAF consists of the overnight as well as a term repo auctions. The aim of a term repo is to help and develop the interbank term money market, which in turn will set the market-based benchmarks for pricing the loans and deposits, thus improves the monetary policy. यानी दो बैंकों के बीच का जो आदान प्रदान है वो सही ढंग से हो सके, उसके लिए यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड का यूज किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज अबाउट द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
It is a facility under which the commercial banks can borrow additional amount of money from the Reserve Bank of India using their statutory liquidity ratio up to the limit at a penal rate of interest. Here penal rate of interest कहने का मतलब है कि यदि वो इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं तो उन्हें पेनाल्टी भी दी जा सकती है। मार्जिनल एमएसएफ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कॉमर्शियल बैंक्स को एडिशनल फंड्स की जरूरत होती है तो वो उसे एसएलआर के बेसिस पे ले सकते हैं रिजर्व बैंक से, और यदि वे इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं तो उन्हें पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे पेनाल्टी भी दी जा सकती है, सो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक सेफ्टी है। सो इट्स प्रोवाइड्स अ सेफ्टी अगेंस्ट द अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स टू द बैंकिंग सिस्टम। यदि बैंक्स इंटरेस्ट देने में असफल रहते हैं तो उनके एसेट्स को फर्दर बेच करके वो लोन का इंटरेस्ट रिकवर किया जा सकता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। It is the rate at which the RBI is ready to buy or rediscount the bills of exchange and commercial papers। ये एक ऐसा रेट है जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेडी होती है रिजर्व रीडिस्काउंट करने को बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या फिर कॉमर्शियल पेपर्स को बेचने के लिए, या फिर हम इसे शॉर्ट में दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रेपो रेट हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट की लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो हम इसे अदर वर्ड्स में कहें तो इट इज अ रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड। Bank rate is closely related to the MSF rate and it changes automatically when MSF rate changes। ये closely related है MSF rate से, और जैसे जैसे MSF rate चेंज होगा वैसे वैसे बैंक रेट भी चेंज होता चला जाएगा। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में इसे हम CRR कहते हैं, ये करेंटली 3% है। CRR refers to the percentage of total demand deposits of the commercial banks which they must keep as a cash reserve with the RBI। देखिए मैं सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे समझाता हूँ आपको। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा परसेंटेज है कि आपको कॉमर्शियल रिजर्व बैंक के पास मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 1 लाख रुपीज एज अ डिपॉजिट है बैंक में और 3% के हिसाब से 3000 रुपीज आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना है, और जो बैलेंसिंग अमाउंट आपके पास है उसके हिसाब से आप उसे फर्दर लोन दे सकते हैं, या फिर फर्दर हम इसे सिंपलर टर्म्स में कहें, आपके पास जितना भी डिपॉजिट है बैंक के पास, आप उन सारा पैसा का यूज लोन देने में नहीं कर सकते, आपको कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। A change in the CRR affects the ability of the commercial banks to create credit। Yes, जैसे जैसे CRR की रेट में चेंज होगी उससे फर्क पड़ेगा कि एबिलिटी कॉमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, यदि CRR रेट इंक्रीज होती है तो कॉमर्शियल बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा और उनके पास कम फंड अवेलेबल होगा फर्दर लोन देने के लिए। और CRR रेट अगर डिक्रीज कर दी जाती है, फॉर एग्जांपल 4% से 2% कर दी जाती है, तो उनके पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा और वह फर्दर लोन ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे इकोनॉमी में, और क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे ज्यादा होगा। ओके, एंड नाउ 7th वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट रेफर्स टू द लिक्विड एसेट दैट द कॉमर्शियल बैंक्स मस्ट होल्ड विद देमसेल्व्स एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। CRR की बात जहां तक हमने की तो उसे कॉमर्शियल बैंक्स को CRR मेंटेन करना था RBI के पास, उसी तरह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी मेंटेन करना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक्स को, लेकिन वहां पे एक कैश के तौर पे रिजर्व रखना था। लेकिन हम इस यहाँ पे कैश नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे गोल्ड में, कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी इतना हिस्सा आपके पास रिजर्व बैंक के पास रखना होगा एज अ सिक्योरिटी। अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी कहने का मतलब यानी कि ऐसी सिक्योरिटी जिसपे कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया गया है, यानी कि वो फ्री ऑफ चार्ज है, या फिर इसको यूज करके फर्दर लोन क्रिएट नहीं कर दिया गया है। ओके, तो SLR का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको
एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट आपके पास होना चाहिए जो आप सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास रख सकें, और वो डिपॉजिट होंगी कैश में, गोल्ड में, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में. An increase in the SLR reduces the ability of the commercial banks to give credit and vice versa. यानी SLR के रेट में अगर इंक्रीज हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसा अवेलेबल होगा और वो फर्दर लोन क्रिएट कम करेंगी, और यदि डिक्रीज होती हैं तो सीधा इसका उल्टा असर पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं हम. And now we have open market operation. It includes the process of buying and selling of the government securities by the central bank, that is RBI, from and to the public and the commercial bank, and RBI is authorized for this purpose. देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहने का मतलब यह है कि आरबीआई को एक अथॉरिटी दी गई है कि आप पब्लिक से या फिर सेंट्रल बैंक से जितने भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, वो आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. तो आरबीआई सेल करने का काम करेगी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई. इट रिड्यूसेस द रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स एंड दस रिड्यूसेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम है तो सेंट्रल बैंक बेचना शुरू करेगी सिक्योरिटीज, और ये रिड्यूस करेंगी कॉमर्शियल बैंक्स की डिपॉजिट्स को, एंड मनी सप्लाई भी reduce हो जाएंगी. And now purchase of securities by the Reserve Bank of India, it increases the reserve of the banks and raises their ability to create credit. देखिए, अगर सेंट्रल बैंक खरीदना शुरू करेगी तो वो पैसा देंगे कॉमर्शियल बैंक्स को, उनके पास फंड ज्यादा अवेलेबल होगा और वो फर्दर लोन क्रिएट कर पाएंगे, और इससे इकोनॉमी में कैश की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और मेंटेन फिर बैलेंस यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा कैश का. And now market stabilization scheme. This instrument was introduced in 2004. ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में. In this, the surplus liquidity is absorbed through the sale of the government securities and treasury bills. जैसा कि हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ा कि सरप्लस फंड अगर इकोनॉमी में है तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज ना हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल रह सके. ओके. The cash realize is held in a separate government account with RBI. यहाँ पे जितना भी कैश रियलाइज होगा वो सेपरेट गवर्नमेंट अकाउंट में मेंटेन होगा जो कि आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं होप करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय.